यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरह से अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को करना है। अगर इससे मिलते जुलते अन्य क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है उसको करने का ट्रिक क्या होता है, हम उसको समझेंगे। तो आइए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। मतलब जो भाषा का शिक्षण होता है, जो भाषा शिक्षण में जो बाल साहित्य पढ़ाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प कह रहा है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। भाषा शिक्षण में बाल साहित्य इसलिए सिखाया जाता है जिससे बच्चे जीवन कौशल सीख पाएँ। दूसरा विकल्प कह रहा है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना इसलिए सिखाया जाता है जिससे बच्चे भाषा के नियमों को जान पाएँ। तीसरा कह रहा है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, इसलिए बाल साहित्य का शिक्षण कराया जाता है जिससे बच्चे उत्साही पाठक बन सके। उत्साही पाठक का मतलब है कि जिससे उनको पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो सके, जिससे वो किसी विषय वस्तु के प्रति, किसी अपने लेसन के प्रति, पढ़ने के प्रति उत्साहित हो पाए। चौथा कह रहा है बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। मतलब जो साहित्यिक विधाएं होती हैं, साहित्यिक विधाओं से आपका तात्पर्य है कि जैसे आपका नाटक मंचन हो गया, एकांकी हो गया, ये सब आपकी साहित्यिक विधाएं हैं, तो इनसे परिचित करवाना। तो देखिए फ्रेंड, जो बाल साहित्य होता है, बाल साहित्य, देखिए आप साहित्य शब्द को समझ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, साहित्य शब्द को समझ रहे होंगे कि साहित्य क्या होता है, लेकिन बाल साहित्य भी साहित्य का ही एक विधा है, साहित्य का ही रूप है। लेकिन एक ऐसा होता है जो बड़े स्तर पर साहित्य पढ़ाया जाता है, उससे ये थोड़ा सा हट करके होता है। हट करके होता है मतलब ये बहुत ज़्यादा रोचक होता है, ठीक है। जैसे इसमें कार्टून वगैरह होंगे या फिर कहानियाँ होंगी बच्चों के लिए, ठीक है, उसे ही हम बाल साहित्य कहते हैं, ठीक। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। तो देखिए, बाल साहित्य का जो मेन उद्देश्य है, जो इसका उद्देश्य है, वो बच्चों को जीवन कौशल सिखाना नहीं है। जीवन कौशल सिखाना किसका उद्देश्य है, जीवन कौशल सिखाना आपका शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। ये किसका उद्देश्य है, ये आपका शिक्षा का उद्देश्य है, ये बाल साहित्य का उद्देश्य नहीं है। बच्चों के भाषा के नियमों की जानकारी देना, तो भाषा के नियमों की जानकारी आपका व्याकरण देता है, ना कि आपका बाल साहित्य, ठीक है। बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, तो देखिए ये बात आपका बिल्कुल सही है, तीसरा वाला। क्यों? क्योंकि देखिए बाल साहित्य में ऐसी कहानियों का संग्रह होता है, ऐसे कविताओं का संग्रह होता है जो रोचक होती हैं, जो बच्चों को रुचिपूर्ण लगती है, ठीक है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, उनमें उनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो बाल साहित्य का जो मेन उद्देश्य होता है वही होता है कि बच्चे जो हैं उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित हो पाए, उत्साही पाठक बने। सी विकल्प आपका से साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को साहित्यिक विधाओं से उतना ज़्यादा परिचित नहीं करवाया जाता है और ये आपके बाल साहित्य का उद्देश्य नहीं होता है। यहाँ पर सी विकल्प जो है ये आपका पूर्णतः सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। मतलब जो व्याकरण होता है, आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे व्याकरण कैसे पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। तो व्याकरण संदर्भ में पढ़ाया जाता है, कंटेक्स्ट में पढ़ाया जाता है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संदर्भ में व्याकरण पढ़ाने का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, ठीक है। आखिर में इसका मतलब क्या होता है, इसका निहितार्थ क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प कह रहा है कि व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने पिछले भी क्लासों में बताया हूं और आज भी बता रहा हूं कि जिस भी विकल्प में ही शब्द लगा हो, ठीक है, ये विकल्प हमारा कभी भी सही नहीं होता है। क्यों नहीं सही होता है? क्योंकि ये हमको एक दिशा में लेकर के जाता है, ठीक है। जैसे व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, तो ये बात आपका पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि व्याकरण का संदर्भ केवल पाठ्य पुस्तक में ही नहीं होता है, व्याकरण का संदर्भ अन्य जगहों पर भी होता है। जैसे समाज में भी होता है, बालक के परिवार में अगर बालक कुछ अपने माता पिता से सुनता है, अपने आसपास के पड़ोसियों से सुनता है, तो उसमें भी व्याकरण का संदर्भ निहित होता है। केवल पाठ्य पुस्तक में ही व्याकरण का संदर्भ नहीं होता है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाता है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, ठीक है। मतलब जो व्याकरण है वो पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। जैसे अगर कोई कहानी है तो उसके माध्यम से उसमें जो व्याकरण के कुछ नियम होंगे कहानियों में, उसी में बच्चा कहानी पढ़ते पढ़ते व्याकरण के नियम भी सीख जाएगा, ठीक है। जैसे बंदर
जैसे अगर बच्चे से पूछा जाए लड़का नाचता है तो बच्चा बोलता है, जैसे किसी कहानी में दिया हुआ है कि लड़का नाचता है लड़की नाचती है, तो बच्चे को यहाँ पर लिंग की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, बच्चा लिंग के बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन बच्चा कहानियों के माध्यम से सीख चुका है कि जब लड़का शब्द का प्रयोग होगा तो नाचना का प्रयोग करना है, और जब लड़की का प्रयोग होगा तो नाचती का प्रयोग करना है। ठीक है, इसलिए जो पाठ के संदर्भ में ही व्याकरण को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। ये बात आपका सही लग रहा है, लेकिन हमें और भी ऑप्शंस को देखना है, हमें बेस्ट चूज करना होता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं, तो ये बात देखिए आपका बिल्कुल गलत है। ये आपका कभी निहितार्थ कैसे हो सकता है कि पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, पाठ के संदर्भ में ही व्याकरण को जाना जाता है। ठीक है, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। देखिए ये बात आपका पूर्णतः सही है कि व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है, लेकिन इस संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। ठीक है, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग चीजें होती हैं। व्याकरण आपका क्या होता है, भाषा के सीखने के नियमों का कह सकते हैं कि एक किताब होता है, एक ग्रंथ होता है। ठीक, और संदर्भ जो होता है, कंटेक्स्ट होता है, ये आपका अलग चीज होता है। ठीक, ये दोनों अलग चीजें हैं, ये बात सही है, लेकिन हमारे ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। ठीक है, ये हमारे व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। तो व्याकरण का संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई कहानी पढ़ाई जा रही है, पाठ में कोई कविता पढ़ाई जा रही है, तो उसके माध्यम से बच्चा व्याकरण के नियमों को भी सीख जाता है संदर्भ में, उसको पता भी नहीं चलता है कि मैं व्याकरण को सीख रहा हूं, लेकिन वो व्याकरण सीख लेता है। तो यहाँ पर हमारा बी विकल्प जो है ये सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। मतलब कहानी सुनाने की उपयोगिता किससे सिद्ध होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प कह रहा है कहानी कहने के तरीके द्वारा, मतलब किस तरीके से कहानी कही जा रही है इसके द्वारा सिद्ध होती है। दूसरा कह रहा है कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, मतलब जो कहानी में नैतिक मूल्य होते हैं उनके आधार पर। ठीक है, ठीक है, नैतिक मूल्य का मतलब क्या होता है कि जो भी कहानी में ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे के लिए उपयोगी हो, ठीक है, उसे ही हम नैतिक मूल्य कहते हैं। तो कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर ये बात आपकी चलिए ठीक लग रही है। कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, ये भी बात आपकी सही लग रही है। कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, ये भी बात आपकी सही लग रही है। यहाँ पर हमको पहला विकल्प अगर छोड़ दें, कहानी के कहने के तरीके द्वारा, इसको अगर छोड़ दें तो हमारे तीनों विकल्प बी सी डी यहाँ पर सही लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो देखिए कहानी सुनाने की जो उपयोगिता होती है वो किससे सिद्ध होती है कि बच्चा उसका जो नैतिक मूल्य है, ठीक है, उसको सीखवाए। क्योंकि कहानियों में उतना ज्ञान विज्ञान की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, कहानी मुख्यतः किस पर आधारित होती है, नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। ठीक है, अगर आप कहानी के गुण पढ़ेंगे, कहानी की विशेषताओं को देखेंगे तो देखेंगे उनमें नैतिक मूल्यों का समावेशन होता है। हर कहानी में नैतिक मूल्यों का समावेशन होता है। अगर किसी कहानी में नैतिक मूल्य नहीं है तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। ठीक, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, तो सीख का मतलब ही यही होता है कि जब तक उसको नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी में घुसे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर अगर हम नहीं बच्चे को समझाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो बी विकल्प है ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो बी विकल्प है हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावी है, सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है, और कहानी से बच्चे की क्या होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी से बच्चे की कौन सी विशेषता का विकास होता है, कौन से गुण का विकास होता है, तो कहानी सुनाने से बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार तय की आवृत्ति हुई हो। आप उससे या उसे, ठीक है, मतलब सुरभि है, कोई बच्ची है जो आपकी क्लास में पढ़ती है और वो ऐसे शब्दों को बोलने में कठिनाई महसूस करती है जिसमें तय वर्ण जो है, ये जो तय वर्ण है, तय की आवृत्ति 2 बार से अधिक हुई हो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी आप शब्द ले लीजिए जिसमें तय वर्ण की आवृत्ति 2 बार से अधिक हुई हो, तो उस वर्ण को बोलने में वो कठिनाई महसूस करती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प कह रहा है ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, मतलब ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी जिसमें तय की आवृत्ति न हो। आपसे पहला विकल्प ये कह रहा है, मतलब जैसे कोई शब्द है जिसमें तय वर्ण की आवृत्ति 2 बार से अधिक बार आती है,
तो उस शब्द के स्थान पर आप ऐसे शब्द को उसे दे देंगे जो कि उसी शब्द का अर्थ रखता हो लेकिन उसमें तय वर्ण की आवृत्ति ना हो, मतलब उसका कोई पर्यायवाची शब्द आप दे देंगे उसको। ठीक है, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर दे देंगे आपसे। एक विकल्प में ए कहा जा रहा है। बी कह रहा है ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, मतलब जिसमें तय वर्ण की आवृत्ति जो है 2 बार से अधिक हुई हो उसको बार बार सुनने के लिए कहेंगी। सी कह रहा है बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी, मतलब आप उससे कह देंगे कि गलती हो रही है तो अपने गलती को इग्नोर कर दो, जाने दो और इस पर ध्यान ही मत दो। डी कह रहा है तय वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे, मतलब ऐसे शब्दों का उच्चारण करवाएंगे जिसमें तय वर्ण बार बार आता हो। तो देखिए ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। ठीक है, इस ऑप्शन से हमारा क्या तात्पर्य है कि जिसमें तय वर्ण की आवृत्ति न हो, आप ऐसे शब्दों को दे देंगी। ठीक है, तो देखिए अगर आप ऐसे शब्दों को दे देंगे या दे देंगी तो इससे क्या होगा, बच्चा अपने पूरे जीवन काल में कभी ऐसे शब्दों को पढ़ ही नहीं पाएगा जिसमें 2 बार से अधिक तय वर्ण की आवृत्ति हो, मतलब ये समस्या उसके जीवन काल तक बनी रहेगी, उसके मरने तक बनी रहेगी, वो जिंदगी में कभी सीख ही नहीं पाएगा। तो ये बात आपका गलत है क्योंकि ये परेशानी से भागने की ओर इशारा कर रहा है। बी कह रहा है ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, मतलब तय वर्ण की आवृत्ति वाले शब्दों को बार बार जो सुरभि है वो सुने। तो देखिए अगर बार बार वो केवल सुनेगी तो बोल नहीं पाएगी। ठीक है, आप ही किसी शब्द को बार बार सुनिए, ठीक है, और उसको फिर 1000 बार सुन लीजिए, फिर 1001वें बार स्वयं से बोलने का प्रयत्न कीजिए, आप नहीं बोल पाएंगे। जब तक आप खुद उसको बोल करके अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप उसको सुन करके केवल नहीं बोल सकते हैं, ये भी बात आपका गलत है। सी कह रहा है बोलते समय इस ओर ध्यान नहीं देने के लिए, तो ये भी बात आपका गलत है। वो ध्यान नहीं देगी तो भी इसकी ये जो समस्या है वो हमेशा के लिए बनी रहेगी, परसिस्ट रहेगी, समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, तो ये भी विकल्प गलत है। चौथा विकल्प कह रहा है तय वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी, ये बात आपका बिल्कुल सही है। अगर वो ऐसे शब्दों का बार बार उच्चारण करेगी जिसमें तय वर्ण की आवृत्ति हुई हो तो इससे इसकी जो उच्चारण संबंधी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी और वो क्या कर पाएगी, उच्चारण कर पाएगी। क्योंकि देखिए दोस्त, ये जो उच्चारण होता है, उच्चारण किसके आधार पर होता है, हमारी स्वर तंत्रियों पे। ठीक है, जो भी हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, जो भी हमारी स्वर तंत्रियां हैं, ठीक है, उन्हीं के ही द्वारा उच्चारण होता है शब्दों का। और हमें स्वर तंत्रियों को क्या करना होता है, स्वर तंत्रियों को हम अभ्यास के माध्यम से सभी वर्णों का उच्चारण करवा पाते हैं। जैसे आप हिंदी भाषा जानते हैं, आप हिंदी में बोल पाते हैं, लेकिन अगर आपको अरबिक का कोई शब्द बोलने के लिए कहा जाए तो आपको उस अरबिक के शब्द को बोलने में कठिनाई महसूस होगी। क्यों? क्योंकि अरबिक के वर्णों को लेकर के आपके स्वर तंत्रियों में अभ्यास नहीं हुआ है। ठीक है, तो उच्चारण में अभ्यास का बहुत बड़ा स्थान होता है, अभ्यास के द्वारा ही उच्चारण अब स्पष्ट हो पाता है। तो इसलिए आप तय वर्ण वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगी, जिससे क्या होगा, उसकी उच्चारण संबंधी समस्या समाप्त हो जाएगी अभ्यास के द्वारा। यहाँ पर डी विकल्प आपका सही है। आइए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है, मतलब जो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन किया जाता है उसमें सर्वाधिक सहायक क्या होता है। ए विकल्प कह रहा है पोर्टफोलियो, बी कह रहा है वीडियोग्राफी, सी कह रहा है लिखित परीक्षा, डी कह रहा है नाटक एवं मंचन। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियोग्राफी के द्वारा तो आप समझ गए होंगे कि इससे कोई भी आकलन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बस विकल्प दे दिया गया है। पोर्टफोलियो, तो देखिए पोर्टफोलियो के द्वारा बच्चे का आकलन हो पाता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ये बात आपका सही है कि पोर्टफोलियो में बच्चे के रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके द्वारा हम जान पाते हैं कि बच्चा किस स्तर तक सीखा है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो आकलन में सहायक होता है, ये बात आपका सही है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है एग्जाम में कि चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमें उसको चूज करना होता है। ठीक है, अब देखिए लिखित परीक्षा। ठीक है, तो देखिए लिखित परीक्षा में बच्चे के केवल लिखित जो क्षमता है, जो भाषा के लिखित क्षमता है, जो भाषाई कौशल में आपका शुभोपली में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में जो आपका लिखित कौशल है, केवल आप उसको ही जांच पाएंगे, उसका ही आकलन कर पाएंगे। तो ये बात आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आपको क्या करना है, भाषा के जो चारों कौशल हैं, सुनना, बोलना
और आपका पढ़ना और लिखना, ठीक है, इसको हम सुबोपली से याद रखते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हमें जब भी भाषा का आकलन करना होता है तो इन चारों कौशलों को ले करके चलना है, ठीक है, हम किसी भी कौशल को नकार नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरे विकल्प में क्या किया जा रहा है, केवल लिखित कौशल को देखा जा रहा है और बाकी 3 कौशलों को नकार दिया जा रहा है। तो ऐसे में हमारा आकलन नहीं हो पाएगा, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। अब बचता है नाटक का मंचन, मतलब बच्चों से नाटक का मंचन करवाइए, नाटक करवाइए, इसके माध्यम से बच्चों का आकलन अच्छे से हो पाएगा और ये सर्वाधिक सहायक होगा। तो देखिए आपका डी विकल्प सही है। क्यों सही है अब इसको समझिए। नाटक का मंचन, अगर आप बच्चे से नाटक का मंचन करवाएंगे तो नाटक का जब मंचन करेगा, नाटक के मंचन से तात्पर्य है कि बच्चे नाटक प्रस्तुत करेंगे, तो नाटक जब बच्चे प्रस्तुत करेंगे तो उसमें उनके श्रवण कौशल का भी आकलन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा सुनेगा एक दूसरे को, ठीक है, और बच्चा बोलेगा भी तो बोलने का भी आपका आकलन हो जाएगा। अब देखिए नाटक के डायलॉग वगैरह लिखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नाटक करने से पहले हर बच्चे को अपने अपने डायलॉग तैयार करने होते हैं कि हमें राजा का अगर रोल करना है तो हमें राजा का डायलॉग याद होगा, हमें मंत्री का करना है तो मंत्री का डायलॉग होगा, तो इसलिए वहां पर पठन कौशल का भी उनके आकलन हो जाएगा। और देखिए जो आपका लिखना होता है इसका भी आपका आकलन हो जाएगा। तो नाटक का मंचन में आपके इन चारों कौशलों का आकलन हो जाएगा और आप ये भी समझ पाएंगे कि जो बच्चा है वो केवल भाषा को सीख पा रहा है या फिर भाषा का प्रयोग भी कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे के भाषा के प्रयोग का भी आकलन हो जाएगा, इसलिए जो आपका डी विकल्प है ये आपका सबसे सही हो जाएगा, नाटक का मंचन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगी। इस प्रश्न का उद्देश्य है, मतलब फ्रेंड्स ये एक प्रश्न है कि यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगी, ऐसा प्रश्न है, किसी बच्ची से किया जा रहा है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए ये विकल्प कह रहा है बच्चे के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, ठीक है, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, ठीक है, मौखिक परीक्षा मतलब उनके जो कह सकते हैं कि जो बोलने का उनके कौशल है उसका आकलन करना, उसकी परीक्षा लेना। आप सी कह रहा है बच्चों को गणित की प्रवृत्ति करना, मतलब उनमें गणित की प्रवृत्ति का एक तरह से कह सकते हैं गणित की प्रवृत्ति का पोषण करना या गणित की प्रवृत्ति की ओर उनको ले जाना। डी कह रहा है बच्चों को नए शब्दों से परिचित करवाना। तो देखिए फ्रेंड बच्चों को नए शब्दों से परिचित करवाना, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को करके हम तो बच्चे को किसी नए शब्द से परिचित तो करवा नहीं रहे, ठीक है। नए शब्दों से बच्चे परिचित कहाँ होते हैं, जब बच्चे कहानी वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर बच्चे नए शब्दों से परिचित होते हैं। बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्ति करना, तो देखिए यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगी, इसमें गणित कहाँ ही आ रहा है, ठीक। अगर ये होता कि ये तुम्हारे पास या तुम्हारे क्लास में 60 बच्चे हैं और तुम्हारे पास 90 आम हैं और तुम उन आमों को सभी बच्चों में बराबर कैसे बांटोगी, तब यहाँ पर बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्ति करना हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा गणित का कोई भी संप्रत्यय नहीं है यहाँ पर, तो ये भी आपका विकल्प गलत है। बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, तो देखिए मौखिक परीक्षा इस तरह से नहीं ली जाती है, ठीक है। मौखिक परीक्षा लेने के लिए भी आपका कुछ किताबों के ही प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न नहीं होते हैं कि जो आप एक ऐसा है आपका मुक्त आंसर वाला प्रश्न है, ठीक है। इसमें बच्चे का आप क्या करेंगे, बच्चे का मौखिक परीक्षा नहीं लेना है, ठीक है, मौखिक परीक्षा लेना यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मौखिक परीक्षा लेने के लिए भी आपकी विषय वस्तु से संबंधित ही प्रश्न होते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न आपका क्या है, ये प्रश्न आपका विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, ठीक। अब देखिए बचता है आपका ए विकल्प, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। तो देखिए ये बात आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अब देखिए जब आप उससे पूछेंगे कि ये तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगी, तो यहाँ पर बच्चे का जो अनुभव होगा, ठीक है, वो उसका प्रयोग करेगा। हो सकता है बच्चा कहे मैं अचार बनाऊंगा, हो सकता है बच्चा कहे मैं जूस बनाऊंगा, हो सकता है बच्चा कहे मैं गरीबों में बांटूंगा। तो उसका जो भी अनुभव होगा, जो भी वो अपने समाज में अनुभव को अर्जित किया होगा और उसको आप स्थान दे रहे हैं, ठीक है, वो अपने अनुभव को यहाँ पर प्रयोग में लाएगा और अपने चिंतन को भी स्थान देगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अरे डलिया भर आम मिला है तो अब इसके साथ मुझे क्या करना है, उसके चिंतन को भी स्थान मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका ए विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए स्पेस अनिवार्य है। मतलब फ्रेंड्स भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, मतलब भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इससे आपका क्या तात्पर्य है कि मतलब भाषा सीखने के लिए किसी वातावरण की आवश्यकता होती है, भाषा शून्य में नहीं विकसित होती। ठीक है, मतलब ऐसे जगह भाषा का विकास नहीं हो सकता कि जहाँ पर भाषा का वातावरण ही ना हो। तो इसका शैक्षिक निहितार्थ भाषा सीखने के लिए क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ए विकल्प कह रहा है पारिवारिक संवाद। पारिवारिक संवाद से मतलब होता है कि जो भी बच्चे के घर में या हमारे घर में जो भी बातचीत होता है उसी को हम पारिवारिक संवाद कहते हैं। विद्यालयी पढ़ाई लिखाई, मतलब भाषा सीखने के लिए क्या अनिवार्य है, विद्यालयी पढ़ाई लिखाई अनिवार्य है, सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है, भाषा प्रयोगशाला अनिवार्य है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चारों विकल्प सही हैं। ठीक है, यहाँ पर चारों विकल्प सही हैं। इसमें देखिए सब कुछ चारों के चारों अनिवार्य हैं। ठीक है, लेकिन हमें बेस्ट चूज करना है। अब हम बेस्ट कैसे चूज करेंगे, तो देखिए पारिवारिक संवाद, पारिवारिक संवाद ये किसका पार्ट है, ये आपका पार्ट है समाज का। ठीक है, किसका पार्ट है, ये आपका पार्ट है, एक रूप है समाज का। विद्यालयी पढ़ाई लिखाई ये भी किसका रूप है, ये भी आपका समाज के अंतर्गत आता है। भाषा प्रयोगशाला ये भी समाज के अंतर्गत आता है। अब देखिए आपसे तीसरा विकल्प क्या दिया हुआ है, सामाजिक अंतःक्रिया। तो अगर आप सामाजिक अंतःक्रिया को चूज करते हैं तो इसके अंतर्गत पारिवारिक संवाद, भाषा प्रयोगशाला, विद्यालय की पढ़ाई लिखाई सभी अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प होगा आपका ये सबसे स्ट्रांग है, इसीलिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरा विकल्प है वो अपने आप में इन तीनों को भी समाहित कर ले रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक, मतलब फ्रेंड्स क्या है, अकादमिक सत्र शुरू हो गया है, जो स्कूल की पढ़ाई है वो स्टार्ट हो चुकी है और 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के पास जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। पहला विकल्प कह रहा है पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं, मतलब जब तक बच्चों को पाठ्य पुस्तक नहीं मिल जाती है, जब तक बच्चों को किताब नहीं मिल जाता है, तब तक आप कह दीजिए कि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद रहेगा, कुछ भी पढ़ाया लिखाया नहीं जाएगा। तो ये बात आप देख सकते हैं अपने आप में नकारात्मक है। बी कह रहा है भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करें, मतलब जो भी आपकी भाषाई क्षमताएं हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनके विकास के लिए आप क्या करें, अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। जैसे हो सकता है आप भाषा के शिक्षक हैं और भाषा की पुस्तक नहीं उपलब्ध है, भाषा की पुस्तक के अभाव में आप विज्ञान नहीं पढ़ा सकते, गणित नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आप पर्यावरण तो पढ़ा सकते हैं, आप या अन्य कोई विषय पढ़ा सकते हैं, या फिर आप अपने घर से कोई कहानी की किताब, कोई कविता की किताब ले जा करके उसको पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चों में भाषाई क्षमताओं का विकास हो पाए। ये बात आपका सही लग रहा है। श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहे। तो देखिए दोस्त, मैं पहले भी बताया हूँ, जब भी हमें कौशलों को देखना है तो चारों कौशलों को देखना है, हमें चारों कौशलों का विकास कराना है। और यहाँ पर केवल श्रवण एवं वाचन का हो रहा है, अब पठन और लेखन का नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हम उन दोनों कौशलों को इग्नोर कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, जबकि हमें चारों कौशलों को ले करके चलना है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें, मतलब आप कह दीजिए कि जो विद्यार्थी हैं वो अपने आप पाठ्य पुस्तक को खरीद लें जाके बाजार में, तो ये भी बात आपका सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करें, ये बात आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और क्यों सही है, क्योंकि जब तक किताबें नहीं आ रही हैं तब तक हम किसी अन्य किताब से उनको पढ़ाएं, एटलीस्ट उनके अंदर एक अभ्यास बना रहेगा, सुनने का अभ्यास बना रहेगा, पढ़ने का अभ्यास बना रहेगा। ठीक है, और अगर हम सब कुछ बंद कर देंगे तो उनका जो अभ्यास है वो खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही है। ठीक है, और आपका अंग्रेजी में देखिए कहावत भी है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो उससे अच्छा है कुछ तो हो जाए, मतलब अगर नहीं है हमारे भाषा की पाठ्य पुस्तकें तो उसके स्थान पर किसी अन्य पुस्तक का ही प्रयोग करके कम से कम कुछ तो हम बच्चों को सिखा सके। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है,
प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को, मतलब जो प्राथमिक स्तर पर जो आपके प्राइमरी लेवल पर भाषा का शिक्षण होता है उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जब भी व्याकरण को लेकर के या भी कुछ भी लेकर के कंठस्थ शब्द आए तो आप समझ जाइए ये विकल्प नकारात्मक है। कंठस्थ कराने का मतलब होता है नियमों को रटवा देना। तो देखिए व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है बल्कि संदर्भ में सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है, व्याकरण के नियमों को संदर्भ में सिखाया जाता है, रटवाया नहीं जाता है बल्कि संदर्भ में सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो ये विकल्प आपका गलत हो गया। अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, मतलब जो अक्षर के बनावट है उनके प्रति सचेत कर देना। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने मैं वर्ण लिखा और यहाँ पर भय वर्ण लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भय पर ये जो सिरो रेखा है वो बस यहाँ पर लगती है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या कर देते हैं, भय लिखेंगे और ऐसे पूरा सिरो रेखा लगा देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, भय और मैं में अंतर नहीं कर पाते। तो इसके प्रति सचेत करना, आपसे यही कह रहा है कि अक्षरों के बनावट के प्रति सचेत कर देना। तो देखिए ये भी बात आपका ठीक है, लेकिन हमको बेस्ट चाहिए। ठीक, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मतलब बच्चे अपनी बातों को कह पाए, दूसरे की बातों को समझ पाए। मातृभाषा की लिपि पहचान करवाना, मतलब जो बच्चे का मदर टंग है, जो बच्चे की मातृभाषा है उसकी लिपि का पहचान करवाना, मतलब वो किस लिपि में लिखी जाती है उसका पहचान करवाना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मेन उद्देश्य होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो क्या होता है कि बच्चे भाषा प्रयोग को सीख पाए। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एक शब्द लिख रहा हूँ, भाषा प्रयोग। ठीक है, आप इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, भाषा प्रयोग। ठीक है, क्या है, भाषा प्रयोग। हमारा प्राथमिक स्तर पर हमेशा यही उद्देश्य होता है भाषा शिक्षण का, चाहे वो अंग्रेजी का हो चाहे वो हिंदी का हो, कि बच्चा जो है वो भाषा प्रयोग को सीख पाए। ठीक है, अब जब बच्चा भाषा प्रयोग को सीख पाएगा तभी तो सहज अभिव्यक्ति का उसे अवसर मिलेगा। सहज अभिव्यक्ति के अवसर से क्या तात्पर्य है कि वो दूसरों को समझ पाए, अपनी बातों को कह पाए, मतलब वो भाषा के प्रयोग को कर पाए। कई बार क्या है, आपको ए विकल्प ना दे करके भाषा प्रयोग विकल्प दे दिया जाएगा। ठीक है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, तो वो भी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मातृभाषा, मातृभाषा को लेकर के आपका क्या प्रश्न आता है, ये हमेशा बच्चे की प्रथम भाषा होती है। कैसी भाषा होती है, प्रथम भाषा होती है। और क्या होती है, ये हमेशा अर्जित की जाती है। ठीक है, अर्जित की जाती है। अर्जित का मतलब होता है कि बिना किसी नियम के, बिना किसी क्या कहते हैं, उद्देश्य पूर्णता के, मतलब अपने आप ही जो सीख लेता है बच्चा उसे ही अर्जन कहते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा बच्चे की प्रथम भाषा होती है और ये सदैव अर्जित की जाती है। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, लिपि से आपका क्या प्रश्न बन सकता है सीटेट में। ठीक है, आप उसको भी समझिए। ठीक है, लिपि से आपका क्या प्रश्न बन सकता है, आप उसको समझिए। लिपि जो है यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। लिपि से आपका क्या प्रश्न बनेगा, जो लिपि होती है फ्रेंड्स ये स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र का मतलब है कि कोई भी भाषा, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी भाषा को हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, लेकिन हम देवनागरी में उर्दू को भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उर्दू में हम हिंदी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं अपना नाम लिखता हूं शशांक। ठीक, मेरा नाम क्या है, शशांक। ठीक है, ये क्या है, ये है देवनागरी लिपि, लेकिन हम अगर इसे अंग्रेजी में लिखे तो इसी शशांक को SHANK मैंने अंग्रेजी में लिखा, लिपि तो बदल गई लेकिन उच्चारण सेम हो रहा है। तो कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, भाषा और लिपि का कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, भाषा और लिपि का संबंध नहीं होता है, ये बात समझिए। और किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में हम लिख सकते हैं। और समझिए, और आपसे अगर नए आयाम से कुछ पूछना चाहेगा सीटेट तो क्या पूछ लेगा, देखिए जो लिपि होती है, ठीक है, जैसे भाषा को जो हम बोलते हैं उसको ध्वनियों को लिखने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, मतलब कह सकते हैं कि लिपि क्या होता है, लिपि आप कह सकते हैं कि वर्णों का या ध्वनियों का, आप कह सकते हैं कि जो भी हमारी उच्चारण ध्वनियां होती हैं उनका क्या होता है, उनका चित्र होता है। ठीक है, क्या होता है, चित्र होता है। जैसे हमने उच्चारण किया च, तो च के स्थान पर हमने इस वर्ण का प्रयोग कर दिया, इस चित्र का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये चित्र होता है ध्वनियों का। ठीक है,
तो कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ठीक है। भाषा और लिपि का कोई बहुत ज़्यादा गहरा संबंध नहीं होता है, ठीक है। लिपि और भाषा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और मातृभाषा क्या है? मातृभाषा बच्चे की प्रथम भाषा है और ये सदैव अर्जित की जाती है, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न पर। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? मतलब भाषाई कौशलों के संबंध में आपका पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो आपके भाषाई कौशल क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW, यही आपके भाषाई कौशल है। तो इनके संबंध में कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं, मतलब एक दूसरे जैसे सुनना, जैसे आपका सुनना है वो बोलने से संबंधित है, बोलना आपका पढ़ने से संबंधित है और पढ़ना आपका लिखने से संबंधित है, ये कह रहा है। बी कह रहा है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रिक बताया था ऊपर और हमेशा ही बताते आता हूँ कि जो ही शब्द है, ही शब्द है, ये अपने आप में बहुत ही नकारात्मक होता है, ठीक है। ही शब्द को देखिए तो आप वहां से सबसे पहले हट जाइए, ठीक है। ये 99% चांस होता है कि ये विकल्प गलत है, ठीक है। ही का जहां पर प्रयोग आ गया ये गलत है, क्योंकि ये क्या करता है, ये दबाव डालता है, ये एक और लेकर के जाता है। और हमको हमारे विकल्प में क्या चाहिए? हमेशा लचीलापन चाहिए, ठीक है। हमें कठोरता नहीं चाहिए, हमें लचीलापन चाहिए। इसलिए जो ही शब्द है ये हमें एक दिशा में लेकर के जाता है, तो इससे हमें दूर हटना है, ठीक। अब देखिए सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, तो अगर सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित हो जाते तो फिर हमें अन्य चीजों की आवश्यकता ही क्यों पड़ती, ठीक है। स्वयं ही विकसित नहीं होते हैं, बल्कि अन्य वस्तुओं को विकसित करने में अन्य वस्तुओं की सहायता होती है, ठीक है। स्वयं ही विकसित नहीं हो जाते हैं। अब देखिए सुनना और बोलना, ठीक है, सुनना और बोलना तो विकसित हो जाता है बच्चे में काफी हद तक, लेकिन लिखना और पढ़ना ये तो स्वयं विकसित नहीं होता है ना। इसके लिए बच्चा अभ्यास करता है तो स्वयं ही विकसित हो जाते हैं, ये बात आपका गलत है। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। अच्छा, आप अब इसको स्वयं से सोचिए। 3 साल का बच्चा होता है, ठीक है, अपने मम्मी पापा को बुलाता है, मम्मी पापा के बातों को समझने लगता है, घर में एक कह सकते हैं घर के लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, ठीक है, संप्रेषण के द्वारा संबंध स्थापित करता है, बातचीत करता है। तो क्या उसने 3 साल की उम्र में कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ा था? इसका मतलब क्या है? ये भी बात आपकी गलत है, ठीक है। और कई भी लोग ऐसे हैं जो कभी पाठ्य पुस्तक का प्रयोग ही नहीं किए, हो सकता है उनको रीडिंग और राइटिंग ना आता हो, पढ़ना और लिखना नहीं आता हो, लेकिन सुनना और बोलना तो आता ही है। तो सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, ये बात आपकी गलत हो जाती है। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, तो ये भी बात आपका पूर्णतः गलत है। जो भाषाई कौशल होते हैं वो अंतः संबंधित होते हैं। जैसे आप एक छोटे बच्चे को लेकर के समझिए, जब वो परिवार में जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? सबसे पहले वो सुनता है, ठीक है, अपने मम्मी पापा को सुनता है, अपने परिवार के लोगों को सुनता है। सबसे पहले उसमें श्रवण कौशल का विकास होता है, ठीक है। अब श्रवण कौशल का विकास होने के बाद से क्या करता है? जब वो सुनने लगता है तो सुनने के बाद वो बोलने का अभ्यास करता है और बोलने लग जाता है, ठीक है, वो बोलने लग जाता है। और बोलने के बाद वो पढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, बोलने के बाद वो पढ़ पाता है, क्योंकि बोलते समय उसने अपने पापा को पापा बोला, ठीक है, पापा को पापा बोला। तो पापा के बाद जब वो वर्णमाला पढ़ता है तब वहां पर देख पाता है कि मैंने जो पै ध्वनि निकाली थी उसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बोलने के बाद क्या होता है? पढ़ने का विकास हो जाता है, और पढ़ने के बाद लिखने का विकास हो जाता है, ठीक है। तो सभी भाषाई कौशल आपस में अंतः संबंधित होते हैं, ये बात आपका सही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर विशेष समझिए, विशेष क्या है? अगर आपको विकल्प में दे दे सभी भाषाई कौशल आपस में संबंधित ही होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सभी भाषाई कौशल आपस में अंतः संबंधित होते हैं, ये बात आपका पूर्णतः सही है। लेकिन सभी भाषाई कौशल जरूरी हो आपस में संबंधित हो या एक क्रम में ही विकसित हो, ये बात आपका गलत है, ठीक है। आपसे सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है, आपसे विकल्प में दे देता है कि सभी भाषाई कौशल क्रम में, ठीक है, क्रम में ही विकसित होते हैं। क्रम में ही क्या होता है? विकसित, ठीक है, क्रम में ही विकसित होते हैं। तो ये बात आपका पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है?
क्रम में ही विकसित होते हैं। मतलब जो LSRW है, ठीक है, यहाँ समझिए, मैं लिख करके समझाता हूँ। LSRW है, एक क्रम में ही विकसित होते हैं, ये बात आपका गलत है। एक क्रम में विकसित होते हैं, लेकिन क्रम में ही विकसित होते हैं, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, हो सकता है किसी बच्चे को जन्म से ही श्रवण बाधा हो, उसके पास सुनने की क्षमता ही ना हो। कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके पास कान ही ना हो, उसके पास श्रवण इंद्रियां ही ना हो, वो सुन ही ना सकता हो जन्म से ही। तो मान लीजिए उसके अंदर से हम इस सुनने वाले कौशल को हटा दें, तो क्या वो आगे चल के पढ़ेगा नहीं? क्या वो लिखेगा नहीं? क्या वो बोलेगा नहीं? उसके अन्य तीनों कौशल विकसित होंगे। ठीक है, तो देखिए, क्रम में विकसित होते हैं, ये बात होता है, लेकिन क्रम में ही विकसित हो, ये बात आपका जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी को श्रवण में बाधा आ सकती है, किसी को वाचन में बाधा आ सकती है, किसी के पास हाथ ही ना हो तो उसे लिखने में बाधा आ जाएगी। ठीक है, किसी के पास जीभ ही ना हो तो उसे बोलने में बाधा आ जाएगी। तो सभी भाषाई कौशल क्रम में विकसित होते हैं, लेकिन क्रम में ही विकसित होते हैं, ये बात आपका गलत है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सभी भाषाई कौशल आपस में अंतः संबंधित होते हैं, क्योंकि एक कौशल को सीखने के बाद दूसरे कौशल को बच्चा आसानी से सीख पाता है, लेकिन एक कौशल के अभाव में दूसरे कौशल को ना सीख पाए, ऐसा नहीं है। एक कौशल मान लीजिए ना सीख पाए तो भी वो दूसरे कौशल को सीख सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है हर कौशल वो सीखे। मान लीजिए लिसनिंग वो नहीं सीख पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको स्पीकिंग नहीं आएगा। अरे लिसनिंग नहीं सीख पाया, उसका कान खराब था भाई, ऐसा थोड़ी ना वो बोलेगा भी नहीं, वो लेट से बोलेगा लेकिन वो बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रश्न को समझने में दिक्कत होगी तो इस क्लास को दोबारा से देखिएगा, उस क्वेश्चन को फॉरवर्ड करके या बैकवर्ड करके दोबारा से उसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा, आप उसको जरूर समझ पाए होंगे। तो यहाँ तक बनने रहने के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप अपने इस क्लास को अगर पसंद आया हो, लाइक करिए, अपने अन्य दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन करें उनको साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और अपने इस चैनल को सीटेट मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप नए होंगे। ठीक है, और क्लास की जो PDF है वो सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, उसका आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम कल मिलेंगे, ठीक है, एक नई क्लास में। और आपका 25 जनवरी से, ठीक है, आपका 25 जनवरी से 25 ऑफ जैन, ठीक है, 25 ऑफ जैन 25 जनवरी से आपकी यस्टेट मतलब सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सुपर टेट की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप उसको भी अटेंड करिएगा। और कहाँ के सुपर टेट? यूपी के सुपर टेट की। ठीक है, यूपी सुपर टेट की क्लासेस 25 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप अगर अपने प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।